नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। राहुल गांधी का चीन का प्यार एक बार फिर जैसे हिलोरे मार रहा है। मेरा बयान आपको शायद कुछ आपत्तिजनक लगे, खासकर कांग्रेसियों को या कांग्रेस के समर्थकों को, राहुल गांधी के समर्थकों को मेरा यह बयान आपत्तिजनक लग सकता है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं राहुल गांधी का चीनी प्यार? आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब संसद में डिबेट शुरू हुई, चर्चा शुरू हुई, तो आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में करीब 45 मिनट का भाषण दिया। अपने 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने बार बार चीन का जिक्र किया। उन्होंने संसद में अपने भाषण में 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का जिक्र किया। चीन का जिक्र किया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने चीन को लेकर जिस तरह से चीन की तारीफों के पुल बांधे, एक तरफ राहुल गांधी ने चीन की तारीफों के पुल बांधे, दूसरी तरफ राहुल गांधी ने सीधा सीधा एक बार फिर से यह कहा कि चीन ने भारत की 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने यह कह दिया कि चीन ने 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री इससे इनकार करते हैं, जबकि सेना ने प्रधानमंत्री की बात का खंडन कर दिया। अब इंपॉर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री ने इनकार किया, सेना ने प्रधानमंत्री का खंडन किया। ये सब चीजें कब हुई, कैसे हुई, देश को जानना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री की बात का खंडन किया सेना ने, ये कैसे किया, ये जानना आज देश के लिए जरूरी है। इसलिए राहुल गांधी जब बोले तब सत्ता पक्ष की ओर से इसका कड़ा विरोध किया गया। यहां तक कि स्पीकर ने भी राहुल गांधी को कहा कि आप इसका प्रमाण दें। आप सोचिए कि संसद में खड़े होकर कितना आसान है ये कहना कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चीन अंदर घुसा आया, ये सब। लेकिन संसद में जो कुछ बोला जाता है वो तथ्यों के आधार पर बोला जाता है। अगर आप कुछ बात रखते हैं तो उसके पक्ष में, उसके अपनी बात के समर्थन में आपको फैक्ट्स रखने होते हैं, क्योंकि संसद में यूं ही नहीं बोला जा सकता। संसद में जो बोला जाता है वो रिकॉर्ड में होता है। राहुल गांधी से उनकी बात का प्रमाण मांगा गया और उसके बाद अब जो है सरकार की तरफ से कहा गया है, सरकार ने कहा है कि अगर राहुल गांधी अपनी बात के पक्ष में प्रमाण न दे सकें तो उनकी बात जो है संसद की कार्रवाई से निकाल दी जाए। बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी नहीं कहना चाहिए, सरकार कहना चाहिए, सरकार ने यह भी तय किया है, जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी ने जो झूठ बोला है उसको लेकर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। सरकार इस पर भी विचार करेगी। अब सवाल यह है कि ये तो राजनीतिक लड़ाई चीन को लेकर हो रही है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भारत की सुरक्षा से जुड़े मसले हों, रक्षा से जुड़े मसले हों, क्या उन मसलों पर इस तरह की राजनीति होना देश के लिए अच्छा है? राहुल गांधी पहली बार चीन को लेकर के संसद में नहीं बोले हैं। सिर्फ संसद नहीं बल्कि संसद से बाहर भी राहुल गांधी बार बार चीन को लेकर बोलते हैं। और अक्सर चीन को लेकर उनके जो फैक्ट्स होते हैं, उनका फैक्ट चेक हो जाता है तो वो गलत निकलते हैं। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण है। मैं आपको एक एक करके वो तमाम उदाहरण आज दो टूक में दूंगा। जब राहुल गांधी ने चीन को लेकर गलत बयानी की, चीन को लेकर गलत तथ्य रखे। सवाल यह है कि चीन की बार बार प्रशंसा करना, भारत की संसद में, संसद के बाहर, कैम्ब्रिज में जाकर के, हर जगह दुनिया भर में जाकर चीन की प्रशंसा करना, चीन की तारीफों के पुल बांधना और भारत को चीन की तुलना में छोटा देश दिखाना, यह राहुल गांधी की चीन ग्रंथि है या राहुल गांधी की हीन ग्रंथि है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले संसद में जो कुछ हुआ वो देखिए। Today, we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. The army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land. जो विषय आप बोल रहे हैं उसके तथ्यों को Let me speak. सदन के पटल पे रखना। आप ऐसा इस सदन में आप मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर, ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे
तो एक तरफ चीन हमारे ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और वहीं पर भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण चीन हमारे भारत को और एक्सपोर्ट भी कर रहा है। चीन ने जमीन हड़पी जवाहरलाल नेहरू के कारण, जिसने कहा अक्सई चीन में तो घास भी नहीं उगता है, दे दो चीन को। सब जमीन देने का काम, देश बेचने का काम आपके पूर्वजों ने किया है। देश को गिरवी रखने का काम गांधी परिवार के लोगों ने किया है। राहुल जी, इस विषय को आप ध्यान से सुन लीजिए। क्या कारण था? जब डोकलाम का स्टैंड ऑफ चल रहा था, चीनी टेंट के नीचे आपका पूरा परिवार पाया गया, पकड़ा गया। क्यों एमओयू साइन किया था? आप चाइनीज एजेंट की तरह अगर भारत के पार्लियामेंट में बात करेंगे तो आपको ये सब बातें सुननी पड़ेंगी, राहुल जिनपिंग जी। और आज से आपको हम राहुल जिनपिंग ही बुलाएंगे, क्योंकि यू डिजर्व दैट। राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है। राहुल गांधी जी गलत तथ्य पर के बोलने के आदी रहे। आपको याद नहीं है, बयान दे दिया उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस देश का प्रधान कोतवाल जो है वो चोर है। अब बाद में सुप्रीम कोर्ट में क्या करना पड़ा उनको? माफीनामा लिख के दिए थे ना। तो वो आदत है उनकी, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। It was Nehru who gave up India's claim for a permanent seat in the United Nations Security Council in favor of China. It was Nehru's government under Nehru who gave 3,500 tons of rice not to the Indian army but out of compassion to the Chinese army in 1952, when the relations between India and China had already been, strained. And under Nehru forfeited 38,000 square kilometers of land in Aksai Chin to China. And what followed during the UPA was, even worse. In 2005 to 2007, the Rajiv Gandhi Foundation, of which Sonia Gandhi and Rahul Gandhi are board members, received 1.35 crores from the Chinese embassy. In 2008, the Congress party signed a memorandum of understanding, an MOU, with the Communist Party of China. And we all know that Rahul Gandhi was speaking and was with the Chinese ambassador when the Doklam standoff was happening. This is the history between China and the Congress party. तो राहुल गांधी जब जब चीन का नाम लेते हैं तब तब सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से न सिर्फ राहुल गांधी का चीन को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड, बल्कि कांग्रेस का जो करार 2008 में चीन से हुआ था, उस करार को लेकर, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की तरफ से जो पैसा आया उसको लेकर, और साथ साथ जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो चीन ने किस तरह से भारत की जमीनों पर कब्जा किया था, उस सब इतिहास पर देश में लगातार चर्चा होती रहती है। लेकिन इतिहास की बात हम ज़्यादा नहीं, इतिहास पर जब चर्चा होगी तो मेहमानों से करेंगे। लेकिन आज जो राहुल गांधी ने कहा, उस भाषण को एक बार फिर आपको सुनाता हूं, खास करके उस कंटेक्स्ट में कि राहुल गांधी ने अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार चीन का नाम लिया। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुबह लगातार जो है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस क्लिप को काटा, और इस क्लिप को काटने के बाद राहुल गांधी ने जो 34 बार चीन चीन चीन, चाइना 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 की तारीफों के पुल बांधे, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर वो क्लिप वायरल हुआ। और बाद में बीजेपी ने भी देर शाम इस वीडियो को ट्वीट किया। जरा देखिए ये वीडियो किस तरह से संसद के अंदर राहुल गांधी चीन का गुणगान कर रहे हैं। The Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. Because some Chinese youngster is owned by China. By China has that that Chinese, China is China, Chinese, Chinese motors, Chinese optics, Chinese batteries, Chinese. Challenge the Chinese. तो सुना आपने किस तरह से राहुल गांधी चाइना चाइना चीन चाइना चीन चाइना 45 मिनट तक चीन 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 के गुणगान करते रहे। और उसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने तो
एक बार फिर से कहा है, बड़ा हमला किया। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी चीन के एजेंट हो गए हैं और आज से हम उनको राहुल जिनपिंग कहेंगे। बहरहाल, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है, राहुल गांधी जो कह रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर देश में सैकड़ों बार डिबेट हुई है, लेकिन जब राहुल गांधी ने कहा है तो चलो एक बार फिर इस पर डिबेट हो जाती है और इस पर समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ आज मैं एक बड़ा खुलासा भी करूंगा। हालांकि ये खुलासा जो है, इसका श्रेय मैं नहीं लूंगा, लेकिन कुछ दिन पहले ये खुलासा जो है लगातार हुआ था, पूर्व सेना अध्यक्ष के बयान से हुआ था। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगा, वो बयान भी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है। राहुल गांधी अगर संसद में या संसद के बाहर अगर बार बार ये कहते हैं कि चीन ने यहां तक घुस आया है, चीन ने जमीनों पर कब्जा कर लिया, चीन ने गांव बना लिया भारत की जमीन पर, तो इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ 3 मेहमान आज डिबेट में जुड़ चुके हैं। तीनों का परिचय। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रोहन गुप्ता जी। निखिल जैन जी मेरे साथ जुड़े हैं। निखिल जैन जी कांग्रेस के समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़े हैं, पूर्व डीजी हैं इन्फेंट्री, और लद्दाख में इन्होंने बहुत लंबा अरसा बिताया है। ये लद्दाख वही जगह है जहाँ पर के बार बार विवाद होता है, जहाँ कहा जाता है कि भारत की ज़मीन कब्जा ली है। और आज मैंने ख़ास तौर से सिर्फ 3 मेहमानों को ही रखा है ताकि हम सबको समय मिले और ये जो कुछ कहा जा रहा है इस बात में कितना फैक्ट है उसको दर्शक भी समझ सकें। तो इसलिए मैंने 3 मेहमानों को रखा है। आज मैं ज़्यादा मेहमान नहीं जोड़ूंगा, सीधा बात होगी, सबको समय मिलेगा ताकि ये जो कुछ कहा जा रहा है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। निखिल जैन, शुरुआत आपसे करता हूँ। निखिल जैन, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भाई चीन ने कब्जा कर लिया है, तो सवाल है कि राहुल गांधी के पास इसका आधार क्या है? संसद में तो उनसे सबूत मांगे गए हैं, अब सबूत उनको देने होंगे और अगर सबूत नहीं दे पाएंगे तो वो बयान उनका जो है कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। अगर निकाल दिया जाएगा, जिस तरह की कांग्रेस की राजनीति है, राहुल गांधी की राजनीति है, बयान निकाल देंगे तो वो फिर कहेंगे पब्लिक में जाकर कि देखो मेरे से डर गए। लेकिन सवाल डरने का, बयान निकालने का नहीं है, सवाल है कि उनका बयान किस फैक्ट पर है, ये देश को जानना जरूरी है। बताइए अशोक जी। देखिए, एक टर्म इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल डिस्कोर्स में यूज करा जाता है, वी आर लिविंग इन अ पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। आज की तारीख के लिए कहा जाता है कि एक साइड एक तथ्य बोलती है, दूसरी साइड दूसरे तथ्य बोलती है। एक साइड के पास एक लाइन के अखबार हैं, दूसरी साइड के पास दूसरे लाइन के अखबार हैं। एंड मेरे हिसाब से अब इंडिया में भी ये चीज बिल्कुल हो चुकी है कि एक पक्ष ये बोलता जा रहा है कि चीन ने इंडिया की जमीन पे, लद्दाख में जमीन पर कब्जा कर रखा है। एक पक्ष ये बोलता जा रहा है ना कोई आया है ना कोई आया था, फिर भी हमारे 38 जवान क्यों शहीद हुए थे मुझे नहीं पता। अब इन सब बातों में सच्चाई कहां पर है, ये शायद आपके दर्शकों को खुद ही टटोलना पड़ेगा कि किसकी विश्वसनीयता वो ज्यादा समझ रहे हैं, किस सोर्स की, किस नेता की, किस प्रवक्ता की। जहां तक मुझे पता है, बहुत बारी इस चीज के सैटेलाइट पिक्चर्स और डिफरेंट पिक्चर्स दिखाए जा चुके हैं कि किस तरीके से चाइना ने इंडिया की जमीन पर 2020 के बाद अतिक्रमण करा, नो मैन्स लैंड पे अपनी मिलिट्री कंस्ट्रक्शंस करी, लद्दाख में पैंगोंग लेक पे ज्यादा फिंगर्स तक वो आए, हमारे हर्डर्स को, जो हमारे गांव चरे होते हैं, उनको रोका चराने से। लेकिन उसके बावजूद अगर सरकार संसद के पटल पे खड़ी होकर ये बोल सकती है कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आएगा, तो उसमें मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता। राहुल गांधी भी क्या ही कह सकते हैं। अब राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, उनको क्या बोलते हैं? संबित पात्रा जो खुद एक सांसद है, मैं उन्हें राहुल जिनपिंग बोलूंगा। अगर मोदी जी को कुछ बोल दिया जाए तो याद आता है कि यह संवैधानिक पद है। नेता प्रतिपक्ष को जब बोलते हैं तब नहीं याद आता कि यह संवैधानिक पक्ष है। उसके बाद कितने तरीके से मीडिया में बीजेपी के चैनल्स द्वारा किस तरीके से काट काट के क्लिप चलाई जाती है। ये कहा गया कि राहुल गांधी ने 34 बारी, 38 बारी, 40 बारी चाइना का नाम लिया। ये नहीं दिखाया जा रहा कि चाइना का नाम क्यों लिया। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। 2015 में $45 बिलियन था, अभी $83 बिलियन है, वो नहीं बताया जा रहा। चाइना से राहुल गांधी जब कंपेयर करते हैं कि चाइना में ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन बेहतर हुई, लेकिन पिछले 10 साल में मेक इन इंडिया जैसा नारा देने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ा पाए। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में प्रतिशत गिरता जा रहा है। लेकिन इन बातों का जिक्र करने की जगह चाइना। निखिल जी, 1 मिनट आपको रोक रहा हूं। मैंने कहा आज समय पूरा दूंगा, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये दो मुद्दे हैं। देखिए, यहां पर पहला मैन्युफैक्चरिंग, मैं उस पर
मौका लगेगा सेकेंड हाफ में आ जाऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग तो चीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है क्या नहीं करता, चीन और भारत में बड़ा फर्क है, तो मैन्युफैक्चरिंग पर मैं अब नहीं आना चाहता। मैं ये सीधा जो सवाल मेरा था कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा कर लिया, पहले इसको डील कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग को करेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है मुझे। और मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत सारे लोग जो चीन की तारीफ करते हैं ना, मैं तो ये बार बार उनसे पूछता हूं, जो लोग चीन की तारीफ करते हैं, कहते हैं चीन बड़ा, बिल्कुल चीन है भाई, दुनिया में ताकतवर देश है, और हमसे आज से नहीं है, 2014 से पहले नहीं। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद चीन हमसे आगे निकल गया। अरे चीन ने तो 62 में हमको क्या किया था, नेहरू जी के जमाने में भूलना नहीं चाहिए। और 1962 के बाद चीन लगातार तरक्की करता रहा है, और वो जो तरक्की करता रहा है, हमको यह भी समझ लेना चाहिए कि चीन एक तानाशाह देश है, चीन डेमोक्रेटिक देश नहीं है। यहां तो एक बिल लाया जाता है तो उस बिल के खिलाफ जो है किस तरह से झूठे नैरेटिव खड़े करके सड़कें बंद कर दी जाती हैं। यहां एक आदमी की अगर जमीन जो है अगर वो कब्जा करके बैठा है, अवैध कब्जा करके बैठा है, चीन और भारत में फर्क समझ लीजिए, ये सबको समझना चाहिए। रुकिए, मैं वक्त दूंगा, ऐसी तस्वीरों से दिखाने से कुछ होगा नहीं। इस बात को समझना चाहिए, भारत में जो लोग अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करके बैठते हैं, अगर उनकी अवैध जमीनों को भी खाली कराने जाते हैं तो यहां पर एनजीओ, यहां पर वकील ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके दावा लगा देते हैं, और उनकी अवैध जमीनों पर कब्जा जो है वो कब्जा रुक जाता है। सरकार की जमीनों पर लोग सालों साल अवैध कब्जा करके बैठे रहते हैं। सरकार का प्लान होगा वहां सड़क निकालनी हो तो सड़क नहीं निकल सकती, सरकार का प्लान होगा कि वहां पे बिजनेस सेंटर बनाना, सरकार नहीं बना सकती, सालों साल सरकार को लड़ना पड़ेगा। और चीन में क्या होता है, आपकी अपना घर हो, आपका अपना मकान हो, चीन में कहा जाता है 5 दिन के अंदर जगह खाली, और 5 दिन के अंदर आपको अपनी जगह खाली करके जाना पड़ता है। वो जमीन जो है सरकार की हो जाती है। तो लोग जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो मुझे उनकी बुद्धि में तरस आता है कि चीन जैसे तानाशाह देश का भारत जैसे ओपन डेमोक्रेटिक देश की तुलना नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा मैं इस पर आऊंगा, मुझे फिर भी तकलीफ नहीं है कि जो है प्रोडक्शन में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, लेकिन पहले एक एक करके डील करेंगे। तो रोहन गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि भाई चीन जो है घुसाया है, पहले बहुत सारे ऐसे हमने जो है तस्वीरें देखी हैं, हमने उसकी बहुत सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, और बार बार ये बात आती है, तो फिर आप किस आधार पे कहते हैं कि चीन आया नहीं है भारत के अंदर? देखिए अशोक जी, संसद के पटल पर बोलना और रैलियों में बोलना या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी एक सामान्य नेता का बोलना, किसी एमपी का बोलना, और एलओपी का संसद में बोलना, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क होता है। एलओपी एक संवैधानिक पद है, और उस पर जब भी कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है, जब तक उसका प्रमाण ना हो वो नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और जब प्रमाण की बात आएगी वापस इस पे राजनीति खेली जाएगी। देखिए चीन के मुद्दे पे अशोक जी, आज से नहीं 3 साल से ये जब से मुद्दा चल रहा है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी बात पेश की। आज तक अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार ने झूठ बोला, या तो सेना पे भी सवाल उठाए उन लोगों ने, तो सेना ने और सरकार ने झूठ बोला, तो आप प्रमाण लेके आइए, पूरा देश आपके सामने। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हर जगह पे आपको जब नाकामी साबित हुई, तब वापस आप उसी मुद्दे को लेकर संसद में आके बात करेंगे, जनता कैसे स्वीकार करेगी? और अशोक जी, मैं हमेशा कहता हूं कि एलओपी के पास संसद में जो बोलने का मौका है वो एक बहुत बड़ा मौका होता है किसी भी सरकार के सामने सवाल उठाकर उसकी जवाबदेही तय करने का। जब नेता एलओपी इस प्रकार की बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि संसद में उनका जो समय मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा है, और वो उन्हीं की पार्टी को नुकसान है। एक ऐसा एजेंडा जो बार बार एक्सपोज हो चुका, उसके पीछे आज उन्होंने चीन 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 के नाम पे अपना पूरा जो भाषण का समय था वो वेस्ट कर दिया, और एक जो मौका था कि सरकार के सामने सवाल उठाए वो नहीं उठा पाए, क्योंकि सवाल तो थे नहीं। कल ही बजट आया है, अगर उनको लगता है, एक तो एक साबिती भी है कि बजट जो है उनको समझ में आ गया है कि इतना बजट अच्छा है कि हम इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं पाए। कल तक जो मध्यम वर्ग की बात कर रहे थे, नौकरियों की बात कर रहे थे, आज बजट के एक दूसरे दिन के बाद में उनके मुंह से अगर 40 बार चीन निकलता है तो मैं उनकी मजबूरी मानूंगा एज ए एलओपी। दूसरी बात, जो आपने ट्रेड का मुद्दा टच किया, क्योंकि मैं इकोनॉमिक का स्टूडेंट हूं, मैं उसके ऊपर बहुत गंभीरता से डिस्कशन यहाँ पे करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि चीन पे हमारा डिपेंडेंस, अरे आप ये नहीं देखते हैं कि आज इंडिया जो है स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 वर्ल्ड पे आ चुका है। वी आर द 6th लार्जेस्ट स्मार्टफोन एक्सपोर्टर टुडे। We are number 3 in technology pool. We are number 4th capacity in world in green energy. ये सब चीज आपको नहीं दिखा रही थी क्या? ये मेक इन इंडिया से नहीं हुआ है?
आपको मेक इन इंडिया खोखला लगता है और चाइना की आप तारीफ कर रहे हैं? क्या मेक इन इंडिया से कारण यह नहीं हुआ है कि इंडिया की 100 कंपनियां डिफेंस का एक्सपोर्ट कर रही है, जो कांग्रेस के टाइम पे हमेशा हम डिफेंस का इंपोर्ट करते हैं डिफेंस का? क्या बात करें। दूसरी बात अशोक जी, एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब से ये सरकार, मोदी सरकार आई है, किस प्रकार से जो एसएमई सेक्टर है, जिससे चाइनीज इंपोर्ट का हमको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो, कॉस्मेटिक्स की बात हो, टॉयज की बात हो, जब यूपीए के टाइम पे जो हमारा डिपेंडेंस था 77% से कम करके आज हम 51% पे आए। कॉस्मेटिक्स में 16% इंपोर्ट था, आज 11% पे हम आए। टॉयज जो खिलौनों की बात है, 76 से आज हम 64% पे आए। सरकार अपना काम कर रही है, रातों रात नहीं हो सकता है, पर जब सरकार अपना काम कर रही है, आप बिल्कुल मुद्दे उठाइए, पर ऐसे मुद्दे उठाइए जो जनता में फ्लाई करें, ऐसे मुद्दे उठाइए जहां पे आपकी विश्वसनीयता को पर बार ना हो। नहीं तो बार बार वही घिसी पिटी बात करना जो जनता में ऑलरेडी रिजेक्ट हो गई है, आप अपनी और अपनी पार्टी दोनों की विश्वसनीयता को और कम करते जा रहे हैं। ओके, तो आप कह रहे विश्वसनीयता, लेकिन आपने संवैधानिक पद की बात की, क्योंकि निखिल जैन ने मुद्दा उठाया था, इसलिए मैं उस पर आपसे जवाब लूंगा। अगर संवैधानिक पद है तो संवैधानिक पद को लेकर बीजेपी कहती है कि राहुल जिनपिंग कहेंगे, चीन के एजेंट कहेंगे। किसी संवैधानिक पद के लिए ये कहना क्या शोभा देता है बीजेपी को? अशोक जी, जब जो व्यक्ति संवैधानिक पद पे है, अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तो क्या करेगी? बीजेपी को भी जवाब तो देना पड़ेगा। शुरुआत किसने की है? आज किसको मौका था? मुझे बताइए अशोक जी, इतना बड़ा मौका हो एलओपी के पास में सरकार को घेरने का, वही घिसे पुटे दूसरे इश्यू करके इस प्रकार के सीधा सरकार के ऊपर आक्षेप करेंगे कि आपको तो जो है सेना ने भी आपको काउंटर किया था। ऐसे मुद्दे पे आप चर्चा क्या करेंगे? इज इट अ पॉलिटिकल रैली? ये कोई पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है? इस मुद्दे पे आपको गंभीर होना पड़ेगा। डिस्कशन गंभीर है, आप एलओपी है, अगर गंभीरता से डिस्कशन नहीं होगा फिर आप दूसरे से अपेक्षा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है ठीक बात है। बिल्कुल, अगर आप एलओपी है, उस पद की गरिमा बनाते हुए अगर आपने तथ्यों को रखा होता, बिल्कुल उस पर सकारात्मक डिस्कशन होता और आपको तो एक प्लेटफॉर्म मिलता। ओके, सकारात्मक डिस्कशन हम आज भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फैक्ट्स के साथ करने की कोशिश करेंगे। राजनीति अलग जगह है, लेकिन मुझे लगता है इस मुद्दे पर देश को समझना जानना बड़ा ज़रूरी है। जो है लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी यहाँ पे मेरे साथ हैं, और उनसे ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि हम जो लोग बैठे हैं उनसे ज़्यादा कौन समझेगा लद्दाख को, लद्दाख की जो पूरी डेमोग्राफी है उसको। लेकिन उससे पहले मैं लद्दाख के भूगोल को, उसके इतिहास को, लेकिन उससे पहले निखिल जी, आपने एक बात कही थी, मैं वहाँ पर आपको काउंटर करके एक सवाल पूछूंगा, फिर मैं जनरल साहब के पास जाऊँगा। आपने कहा हमारे सैनिक मारे गए, ठीक है, कहाँ हमारे सैनिक मारे गए? भारत और चीन की बॉर्डर पे नहीं हादसा हुआ था जहां पर 38 जवान, कहाँ मारे? कौन सी जगह, वो कहाँ पे झड़प हुई थी इसमें भारत के सैनिक मारे गए? जहां तक मुझे याद है डोकलम सेक्टर में हुई थी। नहीं, डोकलम नहीं, गलवान में हुई थी। गलवान में, सॉरी, गलवान में हुआ था, है ना, गलवान में हुआ था। गलवान में आपने कहा, और एक बात और है जो निखिल जी ने कही, उस बात को भी समझिए। उन्होंने कहा चीन जो है आगे बढ़ता है, चीन हमारे सैनिक मारे गए। निखिल जी, एग्जैक्टली ये वही फ्रेज है जो राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, और दिक्कत यहीं पर है। मैंने इसीलिए कहा राहुल गांधी की ये चीन ग्रंथि है या हीन ग्रंथि है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हो गए, ठीक है, 20 हमारे सैनिक शहीद हुए, चीन के कितने सैनिक मारे गए थे? ये बात क्यों नहीं करते हम? मुझे अपने सैनिकों से मतलब है, मुझे भारतीय नागरिकों से मतलब है, मुझे चाइना के नागरिकों से मतलब नहीं है। सुनिए, मोदी जी को चाइना की ज्यादा परवाह है। ना, एक बात, दो बातें समझ के फिर मैं जनरल साहब के पास जाता हूं। एक, भारत और चीन के बीच बहुत सारा एरिया ऐसा है, टेक्निकली जनरल साहब भी समझाएंगे, जहां पर सीमाओं पर अभी भी विवाद है। चीन कहता है ये हमारा एरिया, भारत कहता है हमारा एरिया, ठीक है। एलएसी है, और एलएसी पर बहुत सारे एरिया ऐसा जिसको चीन अपना कहता है, भारत अपना कहता है, वो लाइन में कहीं कहीं, क्योंकि सीमा जो है वो अभी तक बहुत सारी डिस्प्यूटेड है, और वो लड़ाई इसी बात की है, सीमा डिस्प्यूटेड है जो पूरे जो वो है। और दूसरी बात, दोनों देशों के बीच बहुत सारा एरिया नो मैन्स लैंड भी है, और नो मैन्स लैंड का मतलब होता है जो भारत की जमीन भी नहीं है, चीन की जमीन भी नहीं है, और वहां पर चीन अतिक्रमण करता है, इससे इनकार नहीं किया। लेकिन नो मैन्स लैंड में अतिक्रमण करना और भारत की सीमा में आ जाना दोनों में अलग है। और जो आपने कहा, यह समझना चाहिए कि गलवान के अंदर हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, मारे नहीं गए थे, शहीद हुए, और उसके बदले में हमने उनके 40 से 45 हमारे जवानों ने मार गिराए।
और ये मुझे लगता है चीन, ये मुझे लगता है किसी भी सेना के लिए, किसी भी देश के लिए ये बात नहीं होती कि हाँ हमारे सैनिक मारे गए। अगर हम ऐसे ही कहेंगे तो हम हर जो है, भारत ने जितनी भी जीत हासिल की 1971 में, 1 मिनट रुकिए ना, 1971 में हम जीते, हमने बड़ा कहा, लेकिन आप कहेंगे हम 1971 की जीत की क्यों बात करें, हम तो ये करेंगे हमारे इतने सैनिक मारे गए। अरे चीन, भारत के सैनिक शहीद 1971 में भी हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में, 1962 में भी हुए, लेकिन यह भी देखा जाता है कि हमारे सैनिकों ने वहां क्या पराक्रम दिखाया। हम अपने सैनिकों के पराक्रम को कम नहीं कर सकते। अगर हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने वहां पर गलवान में घुस करके चीन के 45 लोगों को, और यह आंकड़ा चीन नहीं देता, यह राहुल गांधी नहीं देते, यह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां देती है, क्योंकि चीन तो एक चोर देश है, वो तो हमेशा छुपाता है। उसने तो यह भी नहीं बताया कि उसका एक डैमेज हुआ। बहरहाल जनरल साहब एक सेकंड, क्योंकि आपने मेरी एक बात को कहा, पहली बात जहां तक मुझे याद है मैंने शायद शहादत ही बोला था, दूसरी बात अगर शहादत नहीं भी बोल रहा था और हम इतने से वर्ड्स के नुक्तों पे बैठेंगे, आपको आपत्ति नहीं जताई। नहीं, आपत्ति तो हुई ना अशोक जी। 2022 में इंडियन आर्मी ने क्लियर करा था कि जिन सोल्जर्स की बैटल में कॉम्बैट में डेथ होती है उनको मार्टिर नहीं कहा जाता, सुप्रीम सैक्रिफाइस इज द ऑफिशियल वर्ड। बट यही दिक्कत है कि हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ, चीन ने अतिक्रमण करा या नहीं करा, उन मुद्दों को छोड़ के हम इस पे जा रहे हैं कि क्या मैंने ये बोला कि हमारे सैनिक मारे गए या फिर मैंने ये बोला कि हमारे सैनिक। मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं, संवेदना मैं इसमें नहीं जा रहा हूं सर, मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा कि बार बार ये कहना, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं हमारे सैनिक पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए, हमारे सैनिक पिटे नहीं है भाई, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, जो भी उन्होंने बलिदान दिया है, जो उन्होंने शहादत दी है, वो पिटे नहीं है। ना गलवान में पिटे थे, ना डोकलाम में पिटे, ना तवांग में पिटे। ये बात को महसूस कीजिए, उसके बाद हम कोई बयान दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जनरल साहब ये भाई क्या है, ये अल्टीमेटली इसका फैसला नहीं हो पा रहा। राहुल गांधी बार बार आके कह देते हैं कि कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। तो बताइए ना देश को क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफी आश्चर्य होता है कि क्यों इस प्रकार की बातें की जाती हैं, क्योंकि ये सब कुछ ओपन डोमेन में है, सब कोई जानता है कि 1950 से लगातार जिस प्रकार से चीन ने अपने विस्तारवाद के द्वारा और फिर 62 की लड़ाई को उन्होंने जिस प्रकार से अंजाम दिया, तब तक चीन ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चीन ने कब्जे में किया। 1949 तक, जब तक चीन ने तिब्बत को कैप्चर नहीं किया था, तब तक हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ था, और तिब्बत के साथ बॉर्डर होने के नाते ये पूरा इलाका अपना था। और जब हम मैकमोहन लाइन की बात करते हैं, हम ईस्टर्न फ्रंट यानी कि अरुणाचल प्रदेश के इलाके में बात करते हैं, और जहां पर लद्दाख का सवाल होता है, हम जब बात करते हैं, हमारा मकसद है जॉनसन लाइन जो कुनलुन माउंटेन्स के साथ जाता है, और चीन का मानना है कि नहीं ये मैकडॉनल्ड लाइन के साथ जाता है जो काराकोरम अपना जो रेंजेस है उनके साथ गुजरता है। उसको लेकर के दोनों देशों के बीच में विवाद है। उसको लेकर के चीन ने अक्साई चिन को इलाका जो कब्जा किया और जो रास्ता बनाया अक्साई चीन के द्वारा, जिससे कि तिब्बत का भाग सिंकियांग प्रोविंस के साथ जुड़ जाए, जिसका हम लोगों को तकरीबन 1955 के आसपास पता चला कि चीन इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है। तो तब तक चीन ने काफी ले लिया। अब सवाल पैदा होता है कि इसको संभालने के लिए हमारे और चीन के बीच में काफी कुछ ट्रीटीज है, एक तरीके से दोनों के बीच में 1973 के लगातार, उसके बाद से 1993 जो भी जितनी भी ट्रीटीज उनके साथ हुई, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हम लोगों ने इस मुद्दे को, क्योंकि दोनों के बीच में विवादात्मक मुद्दा होने के नाते हमने इसको क्या कहा, LAC कहा, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो कार्रवाई हम लोग करते हैं उसको लेकर के हमने पेट्रोल पॉइंट स्थापित किए, और उन पेट्रोल पॉइंट्स के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो दोनों देशों के बीच में ये सब कुछ चल रहा था जब तक ये गलवान का जो कांड हुआ, जिसपे जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे 20 सैनिक जो है जिनकी शहादत हुई, और तकरीबन 40 से 45, कई रूस का मानना कुछ और है, उससे भी ज्यादा है, अमेरिका का कहना है कि तकरीबन 35 के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया के वहां से जो एजेंसी है उनका मानना कुछ और भी ज्यादा है। तो जैसे भी है, पर चीन का मानना है कि उनके सिर्फ 4 ही सैनिक मारे गए। चलो वो जो हुआ, अब गलवान में जिस प्रकार से वो भी सर चीन ने तब स्वीकार किया था जब ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ गई थी। उसके पहले तो चीन मान ही नहीं रहा था एक भी आदमी।
हाँ, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। वो भी तब हुआ अशोक जी, वो भी तब हुआ जब चीन ने देखा कि भारत के अंदर जितने सैनिक शहीद हुए उनको देखते हुए जिस प्रकार से भारत के अंदर और भारत उन सैनिकों की देखभाल किस प्रकार से कर रहा है और परिवारों को किस प्रकार से सहानुभूति हो रही है, क्या किस प्रकार से एक जबरदस्त आक्रोश भारत के अंदर है, तो फिर उसके बाद चीन के बीच में भी, क्योंकि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी है, उनके तकरीबन 40 से 45 सैनिक मारे गए, तो वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर इतने सारे परिवार अफेक्टेड हुए, तो उनके वहां पर भी वो आक्रोश हुआ कि भारत के अंदर अगर सैनिकों को इतना सम्मान दिया जा रहा है तो चीन के अंदर तो आप बता ही नहीं रहे कि हमारे सैनिक मारे गए। तब चीन ने कहा कि हमारे 4 सैनिक मारे गए। उसके बाद जिस प्रकार से गलवान को लेकर के दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई और उस बातचीत में साबित किया गया कि जैसे पंगांग सो लेक हुआ, हम लोग हमेशा पेट्रोल पॉइंट 8 तक जाते थे पेट्रोलिंग करने के लिए, और वो भी पेट्रोलिंग पॉइंट 8 से हमारी तरफ आते थे पेट्रोल पॉइंट 4 तक। उसको लेकर के जब ये संधि हुई और जब दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई शुरू हुई, तो फिर उसमें साबित किया, एक तरीके से दोनों के बीच में एक मैं कहूंगा एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग पेट्रोल पॉइंट 8 तक नहीं जाएंगे और वो भी पेट्रोल पॉइंट 4 तक नहीं आएंगे। तो वो दोनों एरिया को बीच में नो मैन लैंड नहीं कह सकते, मकसद ये कि दोनों देशों के जो सैनिक हैं एक दूसरे के साथ संबंध में आकर के वही लड़ाई झगड़ा दोबारा ना हो और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं हो पाएगी, उसको लेते हुए कहा। वैसे ही बाकी पेट्रोल पॉइंट, चाहे वो गलवान है, चाहे वो हॉट स्प्रिंग है, चाहे देपसांग है, चाहे देमचौक है, ये सारे के सारे, और आखिर में अभी देपसांग और देमचौक का हुआ, चाहे वो चार्डिंग नाला का लेकर के है। जहां तक सवाल है उनके जो शेपर्ड, वो जो अपने चराने वाले जो आते हैं, क्योंकि वहां पे कोई फेंसिंग नहीं है और जानवर है, वो जानवर इधर आता है, हमारे वाले जानवर उस तरफ जाते हैं, तो ये जो चराने वाली जो कार्रवाई है वो क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउंड्स नहीं है, कम होने के नाते वो उनके जानवर, हम लोग, मैं खुद उनके जानवर पकड़ता था और बाद में जब बॉर्डर पर्सनल मीटिंग होती थी उनको वापस कर देता था। तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो कहना है कि अब 4000 स्क्वायर किलोमीटर का जिसके बारे में बातचीत चल रही है वो गलत है। क्यों गलत है मैं कहता हूं, जो देपसांग मैक्सिमम एरिया था, देपसांग के एरिया में जिस प्रकार से उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट के ऊपर आना जाना जो बंद कर रखा था, और अब जो संधि हुई दोनों के देशों के बीच में एग्रीमेंट्स हुए, कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई, उसके बाद अब वो पेट्रोल पॉइंट पे हम भी जाते हैं और वो भी आते हैं, तो कहां का वो 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अब उनके कब्जे में, ये गलत है। इससे क्या हो जाता है, चाहे आप पार्लियामेंट में जब किस तरह की बातें करते हैं और जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक आपने तो कह दिया जो कहना था, आपने हो सकता है उसके बाद आप अपोलोजाइज कर दें कि मैंने गलती कर दी नहीं है, या आपने किसी सबूत नहीं दे पाए किसी कारण से, या हटा दिया उसके अपने, तो ये जो कार्रवाई है मुझे लगता है ये गलत है और ठीक बोलना चाहिए, कोई भी हो। आप तो मोटे तौर पर जनरल साहब ये कह रहे हैं कि ये जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर की बात है ये गलत है, राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही नहीं है, ये जनरल साहब कह रहे हैं। ये मैंने बीजेपी से नहीं सवाल पूछा, ये उनसे पूछा। अगर निखिल जी आपके पास कोई सवाल हो उनके लिए तो मैं आपके पास आऊँगा, ज़रूर आप जनरल साहब को क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपको जनरल साहब का कोई फैक्ट गलत लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जनरल साहब कह रहे हैं अपने अनुभव के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर, तो मुझे लगता है उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको मौका दूंगा उनसे क्वेश्चन करने का। पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद निखिल जी ने एक बात कही थी विश्वसनीयता की, मैं उस पर भी आऊँगा, और साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी ये बयान क्यों दे रहे हैं, इस पर आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वाद नहीं है, अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। ओ मेहता साहब, किन ख्यालों में खोए हुए हो? म्यूचुअल फंड के, इक्विटी फंड में एसआईपी तो किया है पर अभी मार्केट डाउन है, समझ नहीं आ रहा चालू रखूं या बंद कर दूं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क तो है, इसलिए इसमें उतने ही पैसे डालो जिसे लंबे समय तक रख सको। बात तो सही है आपकी, चलिए संभल के। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो चीन को लेकर फिर बयान दिया, राहुल गांधी के बयान पर हुआ तकरार, संसद में तकरार, राहुल गांधी का चीन प्यार। और ये चीन प्यार है क्या? राहुल गांधी की ये चीन ग्रंथि है या हीन ग्रंथि है? इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत जो है, भारत की 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा कर रखा। पहली बार राहुल गांधी ने नहीं कहा, लेकिन संसद में वो बार बार कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इसके पीछे उनकी मंशा भी समझनी जरूरी है। और साथ साथ ये भी कि राहुल गांधी इन बयानों से किसका हित कर रहे हैं, इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ जो है रोहन गुप्ता बीजेपी से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ निखिल जैन कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी पूर्व डीजी इन्फेंट्री और वहाँ की सच्चाइयों को समझते हैं। निखिल जैन, आपने शुरू में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आपने कहा ये तो जनता को देखना है, राहुल गांधी कुछ कहते हैं कुछ, और आपने बीजेपी चैनल की बात की, बीजेपी के चैनल दिखाते हैं। मैं यहाँ बीजेपी या कांग्रेस के चैनल की बात नहीं करूँगा, कांग्रेस के कौन से चैनल हैं, बीजेपी के चैनल कौन से हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी के, आपने विश्वसनीयता की बात की, तो एग्जैक्टली मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। और उससे पहले मैं देश को दिखाना चाहता हूँ कुछ सच, कि राहुल गांधी का चीन पर दिया बयान गलत क्यों ना माना जाए। क्योंकि राहुल गांधी की चीन को लेकर के जो समझ है, या समझ उनकी हो सकता है बेहतर हो, लेकिन उनकी जो विश्वसनीयता है वो जीरो है। चीन को लेकर राहुल गांधी की विश्वसनीयता जीरो है। और मैं किसी चैनल के रिपोर्ट के आधार पर नहीं, मैं राहुल गांधी के बयानों के आधार पर यह बता रहा हूं क्यों राहुल गांधी की चीन को लेकर विश्वसनीयता जीरो है। देखिए, जब डोकलाम हुआ था 2017 में, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, 2017 में जब डोकलाम हुआ, डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, टकरार था। उस वक्त राहुल गांधी चुपचाप चीन के एम्बेसी में गए और चीन के राजदूत से मिले। अच्छा, जब भारत और चीन की सेना आमने सामने है तो राहुल गांधी चुपचाप रात के अंधेरे में जाते हैं और चीन की एम्बेसी में जाते हैं, चीन के दूतावास जो उनके डिप्लोमेट है उनसे मिलते हैं। सिर्फ मिलते नहीं, बल्कि जब इसका खुलासा होता है तो राहुल गांधी इनकार करते हैं, कांग्रेस इनकार करती है, नहीं नहीं जी वो नहीं गए, झूठ है ये। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चीन ने खुद राहुल गांधी की मुलाकात वाली तस्वीर ट्वीट कर दी। और जब चीन ने वो तस्वीर ट्वीट कर दी तो राहुल गांधी और कांग्रेस को मानना पड़ा कि हां, राहुल गांधी डोकलाम विवाद के समय चीन। अब बताइए, ऐसे नेता की विश्वसनीयता का क्या भरोसा किया जाए जो चुपचाप भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने, चुपचाप रात के अंधेरे में जाता है और उसके बाद कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं गया, बाद में पोल खुल जाती है। एक झूठ। दूसरा झूठ, 2023 में एक वीडियो आया था जिसमें तवांग का वीडियो था, और तवांग के वीडियो में भारतीय सेना, भारत के जो सैनिक थे वो चीन के सैनिकों की पिटाई कर रहे थे। और उस वीडियो में भारतीय सैनिकों की पिटाई से डर करके पिटने के बाद चीन के सैनिक भागते, वो वीडियो है पूरा, और चीन के सैनिक भाग रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा चीनी सैनिक भारतीय जवानों को पीट रहे हैं। वीडियो पीटने का है, राहुल गांधी कह रहे हैं पीट रहे हैं। तो फिर ऐसे नेता की बात को हम कैसे भरोसा कर लें जो वीडियो होने के बावजूद भारतीय सेना को पिटा हुआ बताता है। ये दो। ये तीसरा, राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में कहा कि चीन एक शांति प्रिय देश है। दुनिया की कौन सी ताकत चीन को एक शांति प्रिय देश मानती है, मुझे बता दीजिए राहुल गांधी के अलावा। चीन क्या शांति प्रिय देश है? दुनिया मानती है कि चीन एक तानाशाह देश है, और चीन जो है एक इस तरह का देश है जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करता है, विस्तारवादी देश है, पूरी दुनिया मानती है। राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं, और शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं वो भी शायद मानते होंगे कि चीन एक शांति प्रिय देश है। तो नॉर्थ कोरिया के शासक और राहुल गांधी के अलावा चीन को कोई शांति प्रिय देश नहीं मानता। तो राहुल गांधी अगर शांति प्रिय देश चीन को कहते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और अंत
में एक और, ये उनका 2024 पिछले साल का बयान है। राहुल गांधी ने कहा चीन में कोई बेरोजगारी नहीं है। इसके फैक्ट चेक हुए और फैक्ट चेक करके क्या सामने आया, बाकायदा तमाम एजेंसियों ने और चीन ने भी माना। चीन ने तो खैर पूरी तरह से इस आंकड़ा नहीं माना था, उसने कम दिखाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह कहा कि चीन में बेरोजगारी की दर 24% है, हाईएस्ट है चीन में बेरोजगारी की दर। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं चीन में बेरोजगारी ही नहीं है। अब अगर बार बार आप चीन पर झूठ बोलोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? निखिल जी। अशोक जी, अब आपने 5 चीजें गिनाए एक के बाद एक मुद्दे। पहली बात तो कोई मुझे ये समझाए कि जो आदमी देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता है, जिसके पास भारत सरकार की मेंटेन्ड एसपीजी की सिक्योरिटी या एनएसजी की सिक्योरिटी होती है, वो रात के अंधेरे में 2017 में नहीं थे सर। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष का तमगा नहीं होगा, लेकिन सबको पता है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेताओं में से एक थे, ये तो कहा ही जा सकता है। उनके पास एसपीजी एनएसजी की सिक्योरिटी थी कि अगर वो रात के अंधेरे में किसी से मिलने जाएंगे तो कोई छुटभैया नहीं है कि वो अब मिलेंगे और भारत सरकार को पता नहीं लगेगा। दूसरी बात, अब पीट रहे हैं वाले शब्द पे आया, मैं वही बोल रहा था कि हम शब्दों का ही चयन पे जाते रहे, क्योंकि अगर भारतीय सेना की मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट को मानूं तो सेना बैटल ग्राउंड पे जो जवानों को वीर गति प्राप्त होती है, जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें शहीद नहीं कहना चाहिए। नहीं निखिल जी, निखिल जी, मैंने तवांग की बात, निखिल जी सुनिए, आप, मैं शहादत की बात नहीं कर रहा, मैं गलवान की बात नहीं कर रहा, मैं तवांग की बात कर रहा हूं। तवांग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं उसकी बात, नहीं तो आप इसमें शब्द, अरे पीटने और पिटने शब्द में आपको अंतर बताना पड़ेगा। आपने यही मुद्दा है ना कि हमारे जवानों की जान जा रही है, वो वीर नहीं, ये मुद्दा नहीं है, जवानों की जान जाने का मुद्दा नहीं है। तवांग में एक भारतीय जवान की जान नहीं गई। राहुल गांधी ने एक क्या शब्द यूज करा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। क्यों नहीं है भाई निखिल जी, क्यों नहीं है? भारत के जवान पीट रहे हैं और आप कह रहे हैं भारत के जवान पीट रहे हैं। नहीं है देश निखिल जी, अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं। अब आप राहुल गांधी की तरह कुतर्क कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जवान पीट रहे हैं। एक मिनट नहीं निखिल जी, भारत के जवान पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ मुझे समझा दीजिए। आपके दर्शक देख रहे हैं कि आप बताइए ना, भारत के जवान पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चीन भारत की टेरिटरी पे अतिक्रमण कर रहा है। अरे भाई, भारत के जवान पीट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्त हो रहे हैं। निखिल जी, अगर आप तर्कों पर जवाब दें, मैं आपको बिना इंटरप्टेड समय दूंगा। निखिल जी, तर्कों पर बोले, मैं आपको बिना रुके, लेकिन देखिए आपने दोनों तर्क झूठ बोले। एक मिनट, आपने दोनों बातें झूठ बोली। आपने सुनिए, आप राहुल गांधी हो गए क्योंकि आपने कहा सिक्योरिटी। मैंने तो सवाल ही नहीं उठाया सिक्योरिटी। अगर आप सिक्योरिटी की बात करेंगे तो संसद के अंदर गृह मंत्री का बयान है कि राहुल गांधी कितनी बार सिक्योरिटी को डिच करके बिना बताए चुपके से पिछले दरवाजे से निकलकर कहां गए थे। लेकिन वो भी बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अरे सुनिए ना, राहुल गांधी मत बनिए प्लीज, राहुल गांधी मत बनिए। मेरा तर्क समझिए। मैं जो तर्क दे रहा हूं उस तर्क बात कीजिए। मैं जो तर्क दे रहा हूं निखिल जी, उस तर्क पे बात कीजिए। मैं सीधा ये कह रहा हूं, अगर आप गए थे वहां पर, भारत की सरकार को पता था या नहीं पता था? उन्होंने इनकार क्यों किया? और जब चीन ने उनकी पोल खोल दी तो उन्होंने कहा हां जी गया था। ये कोई तर्क होता है? और भारत के सैनिक पीट रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं है। बोलने मत दीजिए। वाह, अरे कुछ तर्क से बात करेंगे तो मैं आपको सुनिए ना। मैंने राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दी, क्या नहीं दी, वो तो निखिल जी आप अक्सर तर्कों के साथ, निखिल जी सुनिए, निखिल जैन मेरी डिबेट में, एक मिनट, निखिल जैन मेरी डिबेट में, एक मिनट, आवाज बंद कीजिए। मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैंने पहले कहा था मैं आज की डिबेट बहुत गंभीर डिबेट है। और निखिल जैन मेरे वो डिबेटर हैं, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं जो अपने साथ लैपटॉप लेके बैठते हैं और लैपटॉप में अगर एक आंकड़ा गलत कह दे तो उसको वो तुरंत छानबीन करके निकालते हैं। लेकिन आज वो कोई फैक्चुअल बात नहीं कर रहे। आज वो इधर कह रहे कि अरे शब्दों में क्यों जा रहे। अरे अगर भारत की सेना पीट रही है, उनको इन शब्दों में कोई अंतर नहीं लगता तो भगवान मालिक है।
और अगर चीन के कहने के बाद आप मान नहीं रहे, जब आप कह रहे हैं, अगर मैं तो कह रहा हूं कि आप सेना को बता के गए, नहीं बता के गए, सिक्योरिटी को बता के गए, लेकिन आप झूठ क्यों बोला आपने? सवाल विश्वसनीयता का, आपने झूठ क्यों बोला? आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी मैं गया ही नहीं, मैं तो नहीं गया, और जब चीन ने सबूत दे दिया कि यार चीन ने भी क्या चालाकी की मैं नहीं जानता, लेकिन चीन ने फोटो जारी कर दी कि हाँ हमारे यहां आए थे, और उसके बाद क्या मानना पड़ा। तो सर ये झूठ, ये सवाल क्रेडिबिलिटी का है। अगर आप तथ्यों पे बोलिए प्लीज, ताकि मैं आपकी बात का काउंटर ले सकूं रोहन गुप्ता से, लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं उसका तो मुझे कोई सर पैर ही नहीं नजर आ रहा, उसका काउंटर क्या लूंगा मैं? बोलिए। अशोक जी, अगर आप बीजेपी के नेताओं के बयानों को सच मानेंगे तो मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई साहब ये बीजेपी के बयान नहीं है। आर्टिकल का लिंक भेज दीजिए। ये बीजेपी का बयान नहीं है, ये बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा, बिल्कुल भेज दूंगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये अखबार जो है, ये अखबार दैनिक भास्कर, ये जनसत्ता, ये हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब बीजेपी के अखबार हैं। अगर मुझे बताना पड़े ये किसके अखबार है तो फिर मैं नहीं चाहता इन अखबारों पे मैं चर्चा करूं, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जनसत्ता किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दैनिक भास्कर किसका अखबार है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और चाइनीज एम्बेसी किस देश की एम्बेसी है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आता है कि चाइना ने इंडिया की अरे छोड़िए सर, छोड़िए। आज निखिल जैन के पास कोई जवाब नहीं है। आज निखिल जैन इधर उधर कर रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं। रोहन गुप्ता बोलिए भैया, मैंने तो सारे अखबार जो रखे वो कह रहे हैं ये बीजेपी के अखबार हैं, ये भाजपा के अखबार है, ये भाजपा के प्रवक्ताओं के बयान है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको बीजेपी के अखबार मानूं, बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान मानूं? बोलिए रोहन गुप्ता मेरे पास। और शब्दों पर भी जरा बोल दीजिए, वो कह रहे हैं पिटना और पीटना, शब्द में क्यों जा रहे हैं हम? देखिए यही तो आपत्ति है, ये जो दोहरा चेहरा है कि चीन का जो प्रेम है, रात को जाके मिलना, हमारी संसद में चीन की तारीफ करना, ये कहना कि हमारे जवानों को पीट दिया, और फिर भी कहना कि हम तो देश के साथ खड़े हैं। और यही जो चीजें हैं ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। सो ये कांग्रेस पार्टी को और नेताओं को समझना होगा कि ये जो दोहरा मापदंड है हर चीज पे कि हमारे दुश्मन की तारीफ करो, जब असलियत पकड़ी जाए तब वापस उसको जस्टिफाई करो, ये नहीं हो सकता है ना। सरकार को क्रिटिसिज्म करिए, सरकार के ऊपर सवाल उठाइए, 10 सवाल उठाइए, पर वो ऑब्जेक्टिविटी जब चली जाती है और आपके सामने अगर आपके दामन में ही वो सवाल दाग दिखता है, जनता भरोसा कैसे करेगी? वापस मैं कह रहा हूं अशोक जी, एक मौका होता है विपक्षी नेता के पास संसद में अपने समय का उपयोग करके संसद सरकार को घेरने का, ये तो लूज बॉल दे देते हैं। जो चीज पे उनका हिट विकेट हो रहा है उसी इश्यू पे इतना लंबा डिस्कशन करके क्या पा लिया उन्होंने? देश के सामने ये एजेंडा 3 साल से फेल हो चुका है। मैंने पूरा इकोनॉमी का आपके सामने चिट्ठा खोल के रख दिया कि किस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, किस प्रकार से चीन नीचे जा रहा है। जीडीपी हम चीन के ऊपर चले गए, तब क्यों तारीफ नहीं की भारत की? अरे छोड़िए ना, सरकार को रखिए बाजू में। आपको लगता है भारत की तारीफ तो कीजिए कि भारत की जीडीपी अब चीन के ऊपर चली गई है, हम चीन को बीट कर रहे हैं। रोहन जी जीडीपी में आगे निकल जाए, लेकिन चीन और भारत की अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन कोई नहीं है अगर हम साइज वाइज जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक है जीडीपी में अच्छे हो सकता है, लेकिन साइज वाइज चीन और उसके कोई मुकाबला नहीं है। ये बात तो हमको माननी पड़ेगी ना। नहीं, इनसे एक बार पूछे ना अशोक जी की जीडीपी में कब आगे निकला भारत चीन से? तो भाई साहब परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया की जो 6.4 है, चाइना की 4.8 है, और G20 कंट्रीज में G20 कंट्रीज का जो CAGR है। निखिल जी पहली बात पूरी सुन लीजिए, मैं भी इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं। हमारा जीडीपी है, चाइना की जीडीपी कम है उससे। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए ना, मुझे एक ब्रेक लेना है, और मैं फिर से कह रहा हूं आज की डिबेट में, एक मिनट दोनों सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं आज की डिबेट में मेरा मुद्दा जीडीपी, मैं फिर कह रहा हूं मैं आर्थिक विषय पर आर्थिक विषय पर तो अभी बजट चल रहा है, बहुत मौका मिलेगा चर्चा करने का। मैं आज सीधे कह रहा हूं, क्या राहुल गांधी संसद में जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अगर झूठ बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है उसके ऊपर मैं आऊंगा इस ब्रेक के बाद। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी ये बयान दे क्यों रहे। अब तक हम अक्सर कहते थे कि भैया उनका कॉन्ट्रैक्ट है, 2008 का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, ये है, वो है, उनका चीन प्यार क्या है। लेकिन आज उसका एक बहुत बड़ा खुलासा कुछ ही देर में इस ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ।
MBH चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। संसद में फिर तकरार, राहुल गांधी का चीनी प्यार। ये जो चीन को लेकर राहुल गांधी की हीन ग्रंथि है, चीन ग्रंथि है, क्या इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ये समझना जरूरी है देश को कि राहुल गांधी बार बार ऐसे बयान क्यों देते हैं कि चीन की सेना घुस आई, चीन की सेना ने कब्जा कर लिया, चीन की सेना ने इतनी जमीन ले ली, उतनी जमीन ले ली, सरकार इसका खुलासा करे। संसद में वो पूछते हैं, संसद के बाहर पूछते हैं। ये सवाल उठना लाजमी है कि बार बार वो क्यों कहते हैं। कई बार उसको लेकर सफाई हो चुकी है, कई बार सफाई सामने आ चुकी है, सेना की ओर से आ चुकी है। जनरल नरवणे जो है वो बीजेपी के नहीं हैं, वो भारत की सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और एक और मैं आपको सुना देता हूं जनरल नरवणे के एक इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा। राहुल श्रीवास्तव कौन है? वो कोई बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के चैनल वाले नहीं है। राहुल श्रीवास्तव देश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका इंटरव्यू का एक हिस्सा सुनवा रहा हूं मैं, जनरल मनोज नरवणे का। अभी ये पिछले 15 दिन पहले की बात है। उनसे सवाल पूछा गया, जनरल नरवणे ने क्या कहा। इसी में यह भेद छुपा है कि राहुल गांधी क्यों बार बार ये सवाल पूछते हैं, क्यों ये बात उठाते हैं। सुनिए जरा, छोटा सा हिस्सा है। How do you sit down and watch TV news when you find opposition saying that इतना 1000 किलोमीटर चीन ने हमारा एरिया ले लिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर? Yeah, see, most of them are speaking with inadequate knowledge, so I think it's best to forgive them of what they're saying, because we don't want to, sometimes by countering it, you actually disclose more than what is required. And this is a strategy which is very often followed, that you purposely print something is wrong and then the clarification comes. It's a trap. So it's a trap. But that mindset has changed, that we will not take things lying down. And if required, we will come and hit you in your homes, across the border, where you think you're safe. That is that important part of it. जनरल नरवणे का ये इंटरव्यू अब से कुछ दिन पहले का है, करीब 20 से 25 दिन पहले का। और मैं हिंदी के दर्शकों को बता दूं, जनरल नरवणे से पूछा गया कि जब इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स आती हैं, खबरें आती हैं, समाचार आते हैं कि भारत की इतनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया, तो क्या आप सोचते हैं। और ये भी बता दूं, जब गलवान हुआ तो जनरल नरवणे ही भारतीय सेना के प्रमुख थे। उन्होंने कहा जो लोग ये बोलते हैं बिना जानकारी के बोलते हैं, उनके पास जानकारी पूरी नहीं होती। उसके बाद उन्होंने बड़ी बात बोली, उन्होंने कहा दरअसल ये एक ट्रैप होता है। ट्रैप किसका होता है? ये ट्रैप होता है, करीब करीब इशारा था कि भारत के दुश्मन देश या पड़ोसी देशों का ट्रैप होता है कि इस तरह के सवाल उछाले जाए, गलत सवाल उछाले जाए, ताकि उसको काउंटर करने में आप ज्यादा जानकारी दे दो। जो दुश्मन देश जानकारी चाहता है ना, वो जानकारी आप दे दो काउंटर करने में। लेकिन भारत अब इस ट्रैप में नहीं आता। तो मुझे लगता है जनरल साहब, आपसे बेहतर कौन समझा पाएगा इस टैक्टिस को, ये जो ट्रैप वाली टैक्टिस है। और क्या राहुल गांधी ट्रैप के लिए इस तरह के बयान देते हैं कि कोई ज्यादा जानकारी सरकार की तरफ से निकले और किसी और तीसरे मुल्क को फायदा हो उसका? अशोक जी, इसमें कोई शक नहीं कि जानकारी नहीं होती। और मैं मान सकता हूं कि सिविल में अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी, किसी ने देपसांग नहीं देखा है, देपचौक नहीं देखा है कि पेंगोंग से लेक, तो चलो आजकल लोग जाते हैं वहां पे, तो कईयों ने अपना पेंगोंग से लेक देखा है। तो ये कहना, इसका कोई शक नहीं कि पुराने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने बिल्कुल ठीक कहा कि जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह के बयान
होते हैं। अब जो कार्रवाई 21 को कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसके बाद अपने जो मीटिंग्स होते हैं रक्षा मंत्री के लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर्स के लेवल पे, एनएसए के लेवल पे, मकसद है कि किस प्रकार से हम लोग डिसएंगेजमेंट हो। डिसएंगेजमेंट होएगा तभी डीएस्केलेशन होगा। जब डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, क्योंकि भारत बार बार ये कह रहा है कि जब तक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी नहीं होगा तब तक दोनों देश के जो संबंध है वो नहीं सुधर पाएंगे। उसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से देपसान में पेट्रोल पॉइंट्स जो है हम लोग सब कर रहे हैं, डेमचौक में कार्रवाई शुरू हो गई है। तो ये जो कहना है बिल्कुल ठीक नहीं। यहाँ अशोक जी, एक जो निखिल जी कह रहे थे, बिल्कुल एक वहां मैं जरूर मानूंगा, ये जो शहीद हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉर्मल पार्लेंस में हम लोग शहीद कहते हैं। मैंने कई बार किसी नेताओं को भी सुना है कि अग्निवीरों को हम शहीद का स्टेटस देते, गलत। हम लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं। वी ऑल डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इससे कोई शहीद और शहादत का अंतर बहुत अलग है, इसलिए मैं उसमें डिबेट में नहीं जाता, लेकिन भाव समझने की बात है। लेकिन मैं फिर कह दूं, हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, ये और किसी का नहीं। ये उस वक्त के आर्मी चीफ का बयान है, 2021 जनरल नरवणे ही थे, उनका बयान था कि उन्होंने कहा 1 इंच जमीन नहीं गई है। ये जनरल नरवणे ने कहा था। आप सेना को भी नहीं मानते, सेना अध्यक्ष को भी नहीं मानते, सेना चीफ को नहीं मानते, ऊपर से आप कहते हैं तो क्या रोहन गुप्ता, क्या ये कोई ट्रैप है जो राहुल गांधी खेल रहे हैं किसी और के लिए? बहुत संक्षेप में देखिए, ट्रैप है कि नहीं वो तो उनकी पार्टी को और उनको बताना पड़ेगा। पर बड़ी खेदपूर्ण बात है कि आज सरकार और सेना के बारे में भी झूठ बोल के संसद के पटल पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर इसको डिफेंड कर पाए। और आपने जो क्लिप दिखाई वो क्लियर कट मैसेज, अब तो जवाब उनको देना है कि जब आप संसद के पटल पे देश के बारे में झूठ बोलते हैं तो क्या आप किसी ट्रैप के माध्यम से या कोई एग्रीमेंट के कारण ये कर रहे हैं? सवाल तो बनता है उनसे। बिल्कुल, चलिए आज समय इतना ही है, लेकिन ये डिबेट जब आगे बढ़ेगी तो मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या किसी ट्रैप के तहत जो इस तरह के सवाल उछाले जा रहे हैं संसद में, संसद के बाहर? क्योंकि जनरल नरवणे ने जो कहा वो बहुत मर्मपूर्ण सवाल है जो उन्होंने उठाया, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।